नमस्कार, आईपा के मंच पर आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। प्रगतिशील राजनीति में ना सिर्फ यहां पर पार्टी, क्षेत्र और धर्म राजनीति से ऊपर उठकर बात होगी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में हम आम जन को भी इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना ही हमारा मकसद है। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे किसान नेता ब्रिजेश भाटी जी से। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका आईपा पर। धन्यवाद। ब्रिजेश जी, जिस तरह से हमने कहा पॉलिटिक्स, यहाँ पर हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर खेती किसानी भी है, स्वास्थ्य है, और लेकिन आप किसान नेता हैं तो हम उसी पे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आपके क्या विचार है। क्या किसानी में भी अब प्रगतिशील विचारों वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आईफा का कि आपने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सोच के साथ शुरुआत की है कि भाई प्रोग्रेस सबकी होनी चाहिए। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो आम जनमानस है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से पीछे है। और जैसा कि आपने बात की राजनीति में किसानों को भी भागीदारी करनी चाहिए और जो उनकी प्रोग्रेस की चीज़ें हैं उनमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आईफा ने अच्छी पहल की है और मैं इसका स्वागत करता हूँ, और किसानों को भी इस पहल में निरंतर अपने आप को और जो किसान संगठन है उनको भी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे अच्छी चीज़ें हासिल हो सकें और उनका भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य का जो समय है वो एक अच्छी दिशा की तरफ मुड़ जाए। तो ये आईफा का धन्यवाद है और सभी लोगों की इस सोच के साथ चलना चाहिए। ब्रिजेश जी, आपकी एक बड़ी जीत कहें या जिस तरह से 3 कृषि बिल जो 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, उसे आप कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी जीत है? नहीं, ये जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिलों को वापस लेने की जो घोषणा की है, मैं इसका सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का और इसकी सराहना करता हूं मैं। लेकिन जब तक ये जो बिल सदन में बने हैं वहां से खारिज नहीं होंगे, और हमारी जो दूसरी मांग है एमएसपी की, जब तक हमारा न्यूनतम मूल्य जो है नहीं मिलेगा, जो एमएसपी गारंटी नहीं होगी, जब तक इसकी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन घोषणाएं वो पहले भी कर चुके हैं। इससे किसान को भी ये चीजें दिखती हैं कि भाई घोषणा करने में और जो है सदन से उनको खारिज होने में, और जो कागज हमारी ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि कागज का महत्व बातों से ज्यादा होता है। जब तक हमें कागज नहीं मिलेंगे कि हमारे बिल खत्म हो गए, जब तक हम इस जीत को पूर्ण जीत नहीं मानते। लेकिन ये जो पहल हुई है, जो एक कॉल की दूरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी बताते थे, वो कल हमें लगा कि वो एक कॉल हुई और किसान में इसकी खुशी है। लेकिन पूर्णतः खुशी जब होगी जब सदन में खारिज हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा संघर्ष चला है और यहाँ पर कहें कि 700 के करीब जो किसान हैं वो चले गए, इस दुनिया से शहीद हो गए, तो उसको लेकर क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा था, तो एक बड़ी जीत नहीं है? क्या लगता है कितने हित अब इसमें आप देखते हैं अपने इन बिलों की वापसी के बाद? मैं आईफा के मंच से बता दूं कि भाई संघर्ष तो बहुत ही बड़ा रहा है। 1 वर्ष होने को जा रहा है पिछले आने वाली 26 तारीख को, और इसमें हमारे 800 किसानों की शहादत हो गई। लेकिन इस निरंकुश सरकार ने, किसी मंत्री, किसी सांसद ने एक बार भी किसी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के किसान ने ही गद्दी पे बैठाया था, और इनको जो आज इन्होंने फैसला लिया है कल, ये उसको बहुत देर कर दी। अगर ये फैसला जब ही ले लेते तो इतनी हमारी शहादतें नहीं होती। कोरोना काल रहा हो, जिस समय लोग अपने घरों में बंद थे, उस समय भी किसान बॉर्डर पर बैठ के अपनी जमीन और जमीर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। आपने हरियाणा में देखा, इनका विरोध हुआ, वहां पर इनका हेलीकॉप्टर, इनकी गाड़ियां नहीं उतरने दी किसी ने भी। यही उत्तर प्रदेश में इनके साथ होने वाला था, इन्होंने इसलिए ये चाल चली है। इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं अपना, लेकिन मेरे हिसाब से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जिस देश के राजा के सामने 800 लोग शहादत होगी हो, उस देश के राजा को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि मास्टर स्ट्रोक है। या बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं कल से चैनल्स पे, मैं भी डेली चैनल्स पे रहता हूं, 1 साल का संघर्ष मेरा भी रहा है मीडिया के साथ भी और ग्राउंड पे भी, लेकिन बहुत देर हो गई इनको आने में। तो यहाँ पर आपका कुल कहना है कि इन बिलों की वापसी के पीछे सिर्फ राजनीतिक, बीजेपी की अपनी राजनीतिक हित साधना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल ये है कि अब इसके बाद यहाँ पर आपने कहा कि जो बिल वापस हुआ है उसके बाद मौजूदा आगे की लड़ाई आपकी कैसे रहने वाली है, किस तरह की आपकी और मांगे हैं? आगे की लड़ाई जो है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, सब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहला आंदोलन है जो 1 वर्ष तक चला। और समय बड़ी बात है
कि इसमें हमारी 40 जत्थेबंदी हैं, 40 लोग हैं, संयुक्त मोर्चा जिसे हमने बनाया हुआ है, उसमें से किसी भी कोई भी व्यक्ति अलग नहीं हुआ। नहीं, जब तक एक एक महीने के आंदोलन में लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक साल से एकजुटता के साथ हमारे सारे लोगों ने, और जितने 750 के करीब संगठन हमारे इसकी बाहर से मदद कर रहे थे, जिनमें से एक मेरा संगठन भी था, और सब लोगों ने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से इसको पाया है। ये किसी की कोई देन नहीं है, किसी की भीख नहीं है कि इन्हें वापस लिए, किसान की ताकत और उसके दृढ़ निश्चय की जीत है। और पूरे ईमानदारी से आंदोलन चला, और आगे की रणनीति संयुक्त मोर्चा जो भी हमारी तय करेगा उसके हिसाब से पूरे देश में आंदोलन किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपने कहा कि चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनावों की वजह से ये फैसला भी लिया गया, लेकिन अब इन चुनावों में या जो भी राजनीतिक दल आते हैं, मौजूदा आप क्या देखते हैं, किस तरह से खेती किसानी में आपको सुधारों की जरूरत है, और कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें अपने मैनिफेस्टो में ये सुधार लाने चाहिए? आपके इसको लेकर क्या सुझाव हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी राजनीति की बात आती है तो किसान की बात जरूर आती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जब विपक्ष में होता है उसको किसान की याद आती है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जैसे ही उनको सत्ता की चाबी हाथ लग जाती है, सबसे पहले किसान का और मजदूर का अनित कार्य करने का काम करते हैं, जिस तरह से भाजपा ने किया। और रही उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान अब की बार जाग चुका है, और जो गलतियां उन्होंने 2014, 2017 या 2019 में की थी, उन गलतियों को नहीं करेगा। अब की बार किसान भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि किसान 3 बार इनको वोट दे चुका है। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार वोट दे चुका है, और ये बार बार यही साबित हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं किसान को छलने का काम किया है। किसान अब की बार उसको वोट करेगा जो अपनी मैनिफेस्टो में किसान के विकास के कार्य करेगा। मैनिफेस्टो तो इन्होंने जारी किए थे, लेकिन करनी और कथनी में बहुत फर्क हुआ। ब्रजेश जी, यहाँ दादरी विधानसभा की हम बात कर लेते हैं खासतौर से, तो यहाँ पर ऐसी कौन से आप बड़ा मुद्दा देखते हैं जो राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए और अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, आप जहां बैठे हुए हैं, ये बॉर्डर है, यहाँ से अगला गांव जो है वो दादरी में लगता है, और हम जेवर में लगते हैं। हमारी विधानसभा जेवर है, और हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना एक चीज की है कि यहाँ पर प्राधिकरण हैं, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, 3 प्राधिकरण है हमारे यहाँ। और मैं आज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं आज आईफा के मन से बता दूं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी हुई है कि हमारे यहाँ पर प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सब चुनाव खत्म कर दिए गए, जिससे जो राजनीति की नर्सरी थी हमारे यहाँ, जिससे नए नए लड़के तैयारी करते थे, उभरते थे, तो बहुत फायदा मिलता था, लेकिन यहाँ पर सब खत्म हो गया है। एक तो जो भी पार्टी है उनको ये मुद्दा इसमें अपनी मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि भाई यहाँ के जो चुनाव खत्म हुए हैं वो बहाल हो। और दूसरा मुद्दा ये होगा कि भाई यहाँ पर जितने भी प्राधिकरण हैं उन्होंने यहाँ की जमीन अधिग्रहण कर ली है। अधिग्रहण के बाद यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार डोल रहा है, और जमीन जाने के बाद यहाँ की बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं। तो इससे ये है कि समय पहले तो यहाँ पर जो चुनाव खत्म हुए हैं हमारे क्षेत्र के 205 गांवों के, वो चुनावों की बहाली हो। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर रोजगार का, जो क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, जो जिनकी जमीन से जो खाते पीते थे, पैदावार करते थे, वो खत्म हो गई है, तो अब उनके पास कोई जरिया नहीं बचा है। तो अब जरिया जो बचा है अब ये है कि हमें पहले यहाँ पर जो है रोजगार का मुद्दा हो, और जितने भी यहाँ कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं, उनमें यहाँ पर स्थानीय लोगों को 50% की भागीदारी उनमें होनी चाहिए। यहाँ का ही मेन मुद्दा होना चाहिए। और किसानी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और आप किसान नेता हैं, तो किसानों से जुड़ी जो समस्या हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, चाहे फिर वो बिजली की कहा गया था कि बिजली के जो ऋण हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, जो भी कर्ज लिए गए हैं, पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये वादा किया था। साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी यहाँ पर कई हजार करोड़ का फंडिंग की बात की गई थी, क्या वो पूरा हुआ? मैं आपको बता दूं आज कि आप जहां पर बैठे हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। सब में ज्यादा राजस्व इन जिलों से जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ खेती किसानी जो करते हैं लोग, हमारे जो हमारे साथी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, आप देखेंगे तो उन्होंने ना तो समय पे, दनकौर है और बिलासपुर है, कई ऐसे शहर हैं, जेवर है, जहाँ पर खाद भंडार है, वहाँ पर ना तो खाद मिलता है ना बीज मिलता है। और रही सिंचाई की बात, ये नहरों की पानी सूख चुका है, किसान इंजन चला के, डीजल फूंक के अपनी खेती करता है, जब जाके अपनी खेतों की पूर्ति कर पाता है। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो सरकार कहती है उसी कहनी और कथनी में इतना फर्क है, पटल पे कुछ है नहीं। किसान संगठन बहुत हैं, क्योंकि जब से जमीनें गई हैं तो लड़ाई रोज लड़नी पड़ती है इन लोगों से। आज तक ऐसे मामले हैं कि जिनकी 1990 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गए, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी प्राधिकरण या नहीं मान रहे हैं, उनके आदेश के बाद भी किसान के साथ इतना छल किया जा रहा है कि उसके बाद भी रिव्यू में जा रहे हैं। हमारे एचरगाम जहां बैठा हूं मैं, इन्हीं का 1990 हमारा जो 90 का एक आदेश था सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन उसके बाद भी अथॉरिटी पेमेंट नहीं कर रही है। मतलब मनसा यहाँ के अधिकारियों की ऐसी है कि किसान को घर से बेघर कर दिया जाए।
खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, और बिजली मिलती है तो उसका अनाप शनाप बिल आते हैं, आप कहां से पूर्ति करेंगे? तो सरकार की मंशा साफ है, किसान को हरने का काम कर रही है। तो यहाँ पर समस्याएं कई हैं, किसानों की अपनी बुनियादी जरूरतें भी हैं, साथ ही साथ प्राधिकरण से सीधी लड़ाई इनकी है, और ये मांगे सभी राजनीतिक दलों से यहाँ पर ब्रिजेश जी की मांग है कि वो अपने रखें, और खास तौर से किसानों और रोजगार यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। तो आईपा के मंच पर हम इसी तरह की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, और अगर आपके भी कोई सुझाव है तो आप भी हमें दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने रिश्तेदारों परिचितों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।